नमस्कार। आजकल मल्टीटास्किंग का ज़माना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा ड्रीम रहता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें अपने लाइफ में कुछ अच्छी कर पाए। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जो लाइफ में अपनी ऐसी अलग-अलग चीज़ें कर पाते हैं और उसमें विजयी भी होते हैं। सो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मल्टीटास्किंग में माहिर है, जिन्होंने पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में, बिजनेस में, इन सारी चीज़ों में ना ना बल्कि सिर्फ काम किया है, पर उनमें एक अपना अपना मुकाम जो है वो प्रस्थापित किया है। मेरे साथ है श्वेता शालिनी जी। श्वेता मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत और धन्यवाद। और जो आपने कहा, मैं उसको रोक के आपको बोलने वाली थी कि केतन भाई अधिकतर समय ये महिलाएं होती हैं, यस, क्योंकि यस, महिलाएं यस, यस। अधिकतर बॉर्न मल्टीटास्कर्स होती हैं। वाह, नाइस। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि वो बॉर्न मल्टीटास्कर्स क्यों होती हैं, क्योंकि जब आप एक महिला होते हो ना और आप शादी करके जाते हो, तब आप अपने माँ बाप छोड़ते नहीं, एक नए सेट ऑफ माँ बाप अपना लेते हो। जब आप माँ बनते हो तब आप अपने पति को छोड़ते नहीं, आप माँ बन जाते हो लेकिन पत्नी भी रहते हो। सो वुमेन आर बॉर्न मल्टीटास्कर। सो पीपल लाइक यू शुड बी अवेयर दैट फ्यूचर इज फेमिनिन। सही है। अगर अगर ऐसा है तो शायद ऐसा, अगर मुझे ऑफिस जाना है तो जब मैं ऑफिस चले जाता हूँ तो मैं और मेरा ऑफिस में हम अकेले हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब एक वुमेन ऑफिस ज्वाइन करती है तो फिर भी उसका घर नहीं छूटता है। ऑफिस भी रहता है, ऑफिस में मिलने वाले लोग भी है और चैलेंजेस भी है, और वुमेन्स के लिए हाँ कुछ जगह पे चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सो ये सब करके आप पॉलिटिक्स में भी है, आप बिजनेस भी संभाल रहे हैं। आपका बिजनेस तो मैंने खैर सुना है कि बाहर के देशों में भी है। आप समय कैसे निकाल पाते हो? और समय से भी बड़ी चीज़, आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? यानी जब घर पे भी आप, घर से भी कुछ एक अपेक्षाएँ होगी आपकी, वो पूरी होती है क्या? अगर वो पूरी होती है तो उनके तरफ से एडजस्टमेंट हो रहा है या आपसे आपकी तरफ से एडजस्टमेंट हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है मेरा सवाल आपको पता समझ गया है। अब जवाब चाहिए मुझे इसका। केतन भाई, मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम क्या कमाना चाहते हो। और सबसे अच्छी कमाई जो होती है ना, वो लोगों की कमाई होती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि तुम लोग कमाओ। और मैंने इसको गांठ बांध ली, तो इसीलिए मैंने लोग कमाए। मैं बहुत नाज से ये बात कहती हूँ कि मैंने जब पहली दिन जो कंपनी मैंने स्टार्ट की, जो लोग मेरे साथ जुड़े और बहुत कम सैलरी में जुड़े, वो आज मेरे साथ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन द कंट्रीज होंगे और मेरी कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं। तो मैंने लोग कमाए और ये लोग ही ऐसे हैं जो आपको भी चलाते हैं, आपका काम भी चलाते हैं, आपका विजन चलाते हैं। सो आई थिंक द की इज़ वेरी सिंपल। द की इज़ ट्रस्ट एंड डेलीगेशन, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्किलिंग। अगर आपने किसी को स्किल कर दिया, किसी ने आपने किसी को डेलीगेट कर दिया और उसको सुपरवाइज किया थोड़े दिन तक, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपने उसको सुपरवाइज किया एंड उसके बाद आपने उसको स्पेस दिया, यू ट्रस्ट द पर्सन टू परफॉर्म एंड गिव देम कंप्लीट फ्रीडम ऑफ डिसीजन वाइल कीपिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस। यू विल सी कि आप जैसा चाहते हो कि काम हो, उससे बेहतर होता है। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी ना किसी ने हमें ट्रस्ट किया। अधिकतर समय जब ये बोला जाता है, खासकर मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखती हूँ जो कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड। कौन सेल्फ मेड होता है? कोई सेल्फ मेड नहीं होता है। हमको बनाने के लिए हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे पीछे जो हमारे ड्राइवर्स, हमारे मेड्स, हमारे, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे हस्बैंड को कि आई एम द बेटर हाफ एंड माई मेड इज़ द बेस्ट हाफ। सो बात यही है, यू क्रिएट एन इको सिस्टम
when behind every successful man there is a woman, but behind every successful woman there is a complete ecosystem, an ecosystem that she builds steadily, constantly. और the key to success यही है, आपको लोग कमाने पड़ेंगे, जो मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे सिखाया। ग्रेट। अब लेकिन इस आपके जवाब से एक सवाल मुझे याद आ रहा है जो इसके रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो अभी चुनाव हुए उनमें एक तरफ कमला हैरिस थी, इज वुमन, और एक वुमन के सामने ट्रम्प थे। ट्रम्प जीत गए हैं और सभी एग्जिट पोल्स में ऐसा बोला था कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन सारी चीज़ों को ये कोई कहीं वुमन फैक्टर ही ऐसा कोई चीज़ थी कि जो शायद आ गई कमला की। देखिए, अमेरिका में आज तक कोई वुमन प्रेसिडेंट नहीं हुई है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, आज मायावती जैसी बहन जी हमारे देश में बहुत सुदृढ़ हैं। अगर आप हमारे देश को देखेंगे तो हमारे देश में हर लेवल पर, सरपंच से लेकर संसद तक, आपको महिलाएं नेतृत्व करती हुई मिलेंगी। जब श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए तो उन्होंने महिलाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिया, और आज मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि आज हमारी फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही महिलाएं हैं। और ये रिकॉर्ड है अपने आप में कि निर्मला सीतारमण जी इतनी दिनों से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इतने बजट पेश कर चुकी हैं और देश को भी अपने घर की तरह चला रही हैं। हैविंग सेड दैट, जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए मेरे लिए पर्सनली अगर आप पूछेंगे किसी भी महिला से कि आप चाहेंगे क्या कि महिला देश का नेतृत्व करे, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि महिलाएं बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकती हैं, क्योंकि आप इसीलिए ऐसे हैं, आप नेतृत्व कर पाते हैं क्योंकि आपकी माँ ने आपको नेतृत्व करना सिखाया, आपकी माँ ने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा चलो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, और आपको प्रेम दिया। जब आप गिरे तो आप जब खड़े हुए तो उन्होंने आपको पीठ थपथपाया, आपकी चोट को सहलाया और प्रेम दिया। ये फैमिली स्ट्रक्चर है। तो महिला केवल मात्र शरीर से महिला नहीं होती, सोच से महिला नहीं होती। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि बीइंग फीमेल इज नॉट अ टैलेंट। जेंडर कैनॉट बी अ टैलेंट। यस, टैलेंट हैज नो जेंडर, but gender cannot be a talent. So कमला हैरिस इसलिए चुन के नहीं आई क्योंकि उनकी सोच जो थी वो गलत थी। हर देश को चाहिए कि एक देश का जो नेतृत्व करता है वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने देश से ज़्यादा किसी और चीज़ को प्यार ना करे। So everybody needs a nationalist, somebody who works for their own countrymen। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पर्सनल चॉइस की बात है, हाउ मच एवर आई वॉन्ट अ वुमन, आई नीड समबडी एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इंडिया। एंड कमला हैरिस का नाम बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें कमल है। सो how much ever we wanted, I was very clear as an Indian that I would have wanted a woman president of America, but I still need somebody who is favorable to India। और हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ट्रंप का नाम है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि ट्रंप के आने से इंडिया में बहुत काम आएगा, बहुत बिजनेसेस आएंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट आएंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि ट्रंप के आने से महाराष्ट्र में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आएंगे, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ट्रंप की टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ट्रंप भी देवेंद्र फडणवीस जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं।
ग्रेट। बट उनका तो पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं, और वीज़ा के रूल्स में और बाकी सब चीज़ में इससे ज़्यादा, आज से ज़्यादा तकलीफ होगी इंडियंस को, ऐसा ऐसा भी तो एक बोला जाता है। केतन जी, अगर अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? किसी भी देश के लिए उनका देश फर्स्ट होना चाहिए। मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, और इसीलिए जब मैं सोचती हूँ तब मैं इंडिया के संदर्भ में सोचूंगी, भारत के संदर्भ में सोचूंगी कि भारत प्रो प्रेसिडेंट कौन है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि भारत प्रो प्रेसिडेंट ट्रंप है। अगर आप डीप स्टेट का ऑपरेशन देखें तो आज ट्रंप भी डीप स्टेट से उतने ही परेशान थे जितने कि नरेंद्र भाई मोदी हैं। आज अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हुई नजर आई तो वो उसका एकमात्र कारण डीप स्टेट था। जॉर्ज सोरोस ने आज जितना, और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने जितना पैसा आज भारत देश में डाला इस लोकसभा में, इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी थक जाएं, रुक जाएं, भारतीय जनता पार्टी पर ब्रेक लगे, इसका कोई हिसाब ही नहीं। आप देखिए किसके तहत राहुल गांधी जी जाते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, और कमला हैरिस जब भाषण देती हैं तो एग्जैक्टली सेम भाषण देती है। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कमला हैरिस का, आप 10 भाषण पुराने निकाल के देख लीजिए तो वो सेम चीज़ें कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इन्होंने भी कहा लोकतंत्र खतरे में है। कैसे लोकतंत्र खतरे में है आप बताइए? अब क्या हो गया लोकतंत्र को? ये जाके अभी इन्होंने जाके कहा कि ये आरक्षण हटाने वाले हैं। तो लोकतंत्र से खतरा किसको है? कांग्रेस से खतरा है लोकतंत्र को। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनके हर मुद्दे को आप निकाल के देखिए तो आपको सिमिलर मुद्दे दिखेंगे। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के नाम पर बिजनेसेस को रोकना, प्रोडक्टिविटी को रोकना, इसी तरीके से प्रोग्रेस को रोकना। अगर आप देखें तो छोटी छोटी कानून के तहत अगर आप अबॉर्शन लॉज देख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, आप LGBTQ के ऊपर आप कमला हैरिस जी का व्यू सुन लीजिए। देखिए, हम इक्वालिटी चाहते हैं, बट इक्वालिटी किस चीज़ में चाहते हैं? हम इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ में चाहते हैं। मैं महिला हूँ, आई वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और पूरी लड़ाई इक्वालिटी की इसी बात की है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले। बट जब आपके पॉलिसी और आपकी सोच एंटी फैमिली हो, जब आपकी सोच एंटी प्रोग्रेस हो, जब आपकी सोच एंटी डेमोक्रेसी हो, जब आप अपने आप को लिबरल कहते हैं लेकिन आप बिल्कुल लिबरल ना हो, तब जाके आपको ये बात समझ में आती है कि दीज पीपल कैनॉट बी इन द फेवर ऑफ द नेशन। और कोई भी नहीं चाहता था कि नरेंद्र भाई मोदी जिस पोजीशन में थे और जिस प्रकार का प्यार उनको पूरे विश्व भर से मिल रहा था वो उनको मिलता रहे। और इसीलिए आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। आज जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इनका कनेक्शन आप डीप स्टेट से निकाल कर देखिए कितना पुराना कनेक्शन है। व्हाट इज डीप स्टेट? डीप स्टेट इज FBI। आज मार्क ज़करबर्ग ने भी कह दिया है कि हाँ, मैं डीप स्टेट से कनेक्टेड हूं। इसका मतलब आप वापस जाकर देखिए कि बांग्लादेश के आज के प्रधानमंत्री कितने पुराने से उनके NGO को, उनके बैंक को, ग्रामीण बैंक को फोर्ड फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है। क्यों किया? क्योंकि ये सो कॉल्ड एकेडमिक लेफ्ट लिबरल्स जो हैं, ये सालों साल आपको बड़ा करते हैं ताकि आप अपने देश के साथ गद्दारी कर सकें। और इसी के तहत ये जो हमारी नेशनल फैमिली है, राहुल गांधी और उनका परिवार, आप देखिए क्यों वायनाड से किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल सकता था? क्या ज़रूरत है कि सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही लड़ेंगे, सोनिया गांधी ही लड़ेंगी?
सोनिया गांधी को आपने राज्यसभा दे दिया, राहुल गांधी को आपने लोकसभा दे दिया, अभी फिर से आपने प्रियंका गांधी को टिकट दे दी। हम कितना भी बोलते रहें डायनेस्टी के बारे में, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको डीप स्टेट को बताना है कि भाई हमारी फैमिली अभी भी पूरे कंट्रोल में है। तभी डीप स्टेट इनको बैक एंड में सपोर्ट करता रहेगा और पैसे देता रहेगा। आपको क्यों लगता है? आप देखिए, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप देखिए, अगर आप स्टेट के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आप भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आपका पॉडकास्ट बहुत चलेगा, आपको वायरल करने की जरूरत नहीं है। मेटा का एल्गोरिदम उसको पिकअप करेगा, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है। अब ट्रंप के आने से कम इन लोगों पर रोक लगेगी, क्योंकि ट्रंप भी इनका ही मारा हुआ था। ट्रंप के अगेंस्ट भी ऐसी ही साजिश हुई थी, और इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूं कि अब जो प्रेसिडेंट अमेरिका में आए हैं, उसकी वजह से अमेरिका और इंडिया मिलकर, इंडिया इज वॉकिंग टुवर्ड्स बीइंग द नेक्स्ट सुपर पावर, और द वर्ल्ड नोज दैट इंडिया हैज अराइव्ड। लेकिन आज से आगे आने वाले $10 ट्रिलियन का जो पेस, जो रास्ता हम बना रहे हैं, उसमें किन किन देशों का हमें साथ मिलेगा? तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका का साथ हमको मिलेगा। पॉलिटिकली जैसे ऑपोजिशन के लीडर्स बोलते हैं कि डर का माहौल है देश में, बट एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली ये लगता है, जैसे राहुल गांधी के भाषण सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही डर दिखा रहे हैं। सो ये चीज़ें सेम कमला हैरिस के साथ भी हमने देखी कि वो भी डर दिखा। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है कि जहाँ पे आप सामने वालों को डर दिखाओ, तो एट द सेम टाइम अगर वो डर दिखा रहा है तो वाई हम बाकी के जो सारे लोग हैं या तो जो सरकार में जो लोग हैं वो उन्हें नहीं काउंटर कर सकते उतनी इफेक्टिवली जितने इफेक्टिवली वो डराते हैं हमें। देखिए, एक तो इसका पहला आंसर ये है कि डर बहुत आसानी से बिक जाता है, और दूसरा ये है कि आप ये बात समझिए, डर क्या है? डर इमरजेंसी है। डर ये है कि आपने एक संगीतकार को संगीत लिखने से, बनाने से मना कर दिया क्योंकि इमरजेंसी चल रही है। डर ये है कि आपने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी। डर ये है। किस बात का डर का माहौल है? आज आप तरक्की कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बिजनेसेस डाल सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हो। कोविड का माहौल आया, लोगों के अंदर डर था कि हम कोविड से कैसे जूझेंगे, यदि हमें कोविड हो गया तो हम क्या करेंगे। हमने 140 करोड़ के देश को श्री नरेंद्र भाई मोदी ने फ्री में वैक्सीन लगवाई। अगर कोई और सरकार होती, मैं रिकॉर्ड पे ये कहना चाहूंगी, यदि कोई और सरकार होती तो देश को बेच खाती। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अपने सारे डिफेंस रिजर्व्स, जिनको अपने लैंडिंग पैड्स, जिनको अपने हेलीपैड्स, जिनको अपने डिफेंस के बहुत सारे रिसोर्सेस गिरवी रखने पड़ गए फाइजर के नाम से। और फाइजर क्या, बड़ी कंपनियों, बड़े देशों के नाम से, जस्ट बिकॉज उनको वैक्सीन मिले। लेकिन हमने, श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे देश के एक एक व्यक्ति को तो फ्री में वैक्सीन लगवाई ही, उसके अलावा हमने वैक्सीन बांटी। हम इतना यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इतने सोशल वर्क की बात करते हैं, बताइए कौन गया अफ्रीका में वैक्सीन देने के लिए और पूछने के लिए कि आप कोविड में कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है? किसने पूछा? किस बात की हम सौहार्द की बात करते हैं? नहीं, ये वो तो अपॉर्चुनिटी थी कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने की, और गवर्नमेंट्स ने भी कुछ ऐसा किया है। डर ये है कि भाई मुझे मेरे देश में रहकर मुझे मेरा ग्रीन कार्ड कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा। डर ये है।
डर ये है कि मुझे मेरे देश में पैसे देकर इंजेक्शन तो नहीं लेना पड़ेगा। डर ये है, डर ये है कि मैं जिस देश में रह रहा हूं वहां पर सेकंड ग्रेड सिटीजन हूं या नहीं हूं। आज हम कहीं भी किसी भी कोने में युद्ध के बीचों बीच हमारे देशवासी ट्वीट करते हैं, फोन करते हैं, उनके माँ बाप भारत में बैठकर गुहार लगाते हैं। किसको? नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आज हमारे पास एक ऐसा नेता है, आज हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो हम कहीं भी फंसे हों हमें वापस लेकर आएंगे सेफ एंड साउंड। इसे डर कहते हैं आप, इसे विश्वास कहते हैं। ये विश्वास है सरकार का और ये कमाया है नरेंद्र भाई मोदी ने। तो इसीलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, कुछ लोग उनकी बात सुन रहे हैं, कुछ लोगों को पैसा दिया जा रहा है उनकी बात सुनने के लिए, कुछ लोगों को पैसा दिया जा रहा है उनकी बात बोलने के लिए। बस उतना ही है। इस देश का आम आदमी आज भी नरेंद्र भाई मोदी को पूजता है, क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति ये जानता है और समझता है कि जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए किया है, वो कोई और नहीं कर सकता। अभी तो इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस महाराष्ट्र के चल रहे हैं। आई बिलोंग टू नागपुर, स्पेशली दक्षिण पश्चिम कि पॉलिटिकल व्यूज लोगों में कैसे है। आपको मुझे इनसाइडर हो रहे हैं कि अरे इनसाइडर मींस दक्षिण पश्चिम का है के तौर पे मुझे ये जानना है कि मुंबई वासियों को और पूरे महाराष्ट्र को क्या लगता है। देखिए, मैं पूना की वोटर हूँ और मेरे वोट से चंद्रकांत दादा पाटिल मंत्री बनते हैं और अच्छा काम करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि नागपुर के, देखिए नागपुर सेंटर ऑफ द कंट्री है। आपका 0 माइल है ना यहाँ पर, आप सेंटर ऑफ द कंट्री हो और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नागपुर पावर सेंटर है। उसमें साउथ वेस्ट में रहने वाले लोगों को मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आपके एक वोट से इस महाराष्ट्र की कितनी महिलाओं के घर और उनके खाते में पैसे पहुंचे लाडली बहन योजना के तहत। आपके एक वोट के कारण कितने किसानों के खेती में पानी पहुंचा जलयुक्त शिवार के कारण। आपको ये सोच के गर्व होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को चुनते हो वो व्यक्ति जब आपके राज्य के लोगों के लिए कर्म करता है, काम करता है, तो उसको तो श्रेय मिलता ही है। लेकिन आप सोचिए, जब चित्रगुप्त जी ऊपर लिखते होंगे तो उस कर्म का थोड़ा श्रेय आपको भी जाता है। तो आप तो खैर बहुत नसीबवान हो, हम भी थोड़े बहुत नसीबवान हैं क्योंकि हम भी मंत्री चुनते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को, और खासकर मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल वोटर है। और इस पावर को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, अगर हम वोटिंग वाले दिन को छुट्टी वाले दिन की तरह समझेंगे, तो हम अपने हाथ से अपना पावर छोड़ देते हैं। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में मेरी आवाज़ ही मेरा वोट है। लोकतंत्र में मेरी पावर ही मेरा वोट है और लोकतंत्र में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरा वोट है। और इसीलिए वोटिंग वाला दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और विषय मैं इसको एड्रेस करना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मेरे मन में ये विषय है। आजकल यूथ में एक बहुत ट्रेंड है, इट साउंड्स वेरी कूल, यू नो, और मैं नोटा करके आया हूँ, नन ऑफ द अबव। जब आप नन ऑफ द अबव कर रहे हैं तो आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी आवाज़ सुनाई,
आपको लगता है कि मैं वोट करने गया, मैं वोट करके नोटा प्रेस करके आया, लेकिन आपने नोटा प्रेस करने से किसका फायदा किया? चलिए 2 कैंडिडेट हैं, एक थोड़ा अच्छा है, एक थोड़ा कम अच्छा है आपके नज़र में। जब आप नोटा प्रेस करते हैं तो जो थोड़ा अच्छा है कैंडिडेट वो भी हार सकता है, क्योंकि आपने चूज किया, आपने सोचा कि मुझे चूज नहीं करना है, मुझे सेफ प्ले करना है, आई विल डू अ नोटा। सो जो भी आपको ये सिखाता है, ये भी डीप स्टेट की चाल है। ये जो एनजीओज आके यंगस्टर्स को सिखाते हैं कि अगर नहीं आपको वोट करना ज़रूरी है बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप जाओ और नोटा करके आओ, क्योंकि नोटा जो जीत रहा वाला कैंडिडेट है उसका नुकसान करता है। तो अगर आपको सच में लोकतंत्र की हिस्सेदारी चाहिए तो चूज, वी ऑल चूज। एक और टाइप के यंगस्टर्स मैं जानती हूँ, वो कहते हैं ओ हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कोई नहीं है एक डेमोक्रेसी में जिसे डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इफ यू वोट you are political, you have the power to choose, and we always have a power to choose. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ABCD में B इज बर्थ और D इज डेथ। सो एक व्यक्ति के बर्थ और डेथ, B और D के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो C है। It is your choice. It is the power to choose. And it is this power to choose that makes you who you are. और इसीलिए it is important for you to choose. जाकर वहाँ पर सही बटन दबाइए, ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े रहिए। जैसे आज साउथ वेस्ट में मैं जब लोगों के बीच गई तो मैंने देखा कि एक जज्बा है कि इस बार हमें इतना लीड देना है कि रिकॉर्ड बन जाए। तो ये जो जज्बा है, ये जज्बा उन लोगों के अंदर आता है जब उन्हें ये एहसास होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाना जो मेरे राज्य के लिए काम करेगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो करेगा ही, मेरे राज्य के लिए काम करेगा, मेरे राज्य को नंबर 1 लेकर जाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर आएँ, निकले, वोट करें। श्वेता जी, इन इलेक्शंस के बाद आप क्या चाहते हैं कि कौन सीएम बने? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के साथ मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। इसलिए केवल मात्र मैं नहीं, महाराष्ट्र राज्य का हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारे पार्टी का नेता देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी समझ कम है और हमें विश्वास है कि हमारे ऊपर के जो हमारे नेता हैं, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। इसीलिए वो उचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री अवश्य बनाएगा। अब हम ये आशा करते हैं छोटा कार्यकर्ता होके कि वो उचित व्यक्ति का नाम देवेंद्र फडणवीस जी हो, और इसी की कामना भी करते हैं, इसी की प्रार्थना भी करते हैं। बाकी हमारा देश भी लोकतांत्रिक है और बहुत गर्व से मैं ये बात कहती हूँ कि मेरी पार्टी भी लोकतांत्रिक है। इसलिए मैं ये बात कह भी सकती हूँ, बहुत जगह पे ये बातें कही भी नहीं जा सकती, मैं ये बात कह सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, बाकी वोटर्स के ऊपर है। एक देवेंद्र जी थे, देवेंद्र जी ने काम किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और हम सब जानते हैं। मैं आज ही प्रणीति शिंदे का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्हें सवाल पूछा गया कि आपके सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, तो वो कब से ट्राई कर रही थी कि मैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलूँ, उन्होंने वैसा बाद में बोल के भी दिखाया। सो उन्होंने कैसा काम किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके सिवाय एक 2 पीरियड गए हैं। एक उद्धव ठाकरे का पीरियड देख लो, और हम सत्ता में हैं एक पीरियड ये वाला जिसमें शिंदे साहब मुख्यमंत्री है। अगर
एकदम पर्सनल सवाल, अगर आपको इन 2 पीरियड में से किसी एक पीरियड को वनवास संबोधित करना हो तो आप किसको करोगे? देखिए, मैं 3 पीरियड आपने बताया। एक, जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। एक ऐसा पीरियड जो शायद महाराष्ट्र की जनता को कभी भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे जी एक दिन मंत्रालय आए। अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में, जो मंत्रालय में है, वो एक दिन आए। तो हम जैसे लोग जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को सुबह 6 बजे से रात के 3 बजे तक लगातार हर रोज़ 3000 मैसेजेस जवाब देते हुए, हर फाइल को रिकॉर्ड टाइम पर क्लियर करते हुए देखते थे, उनके लिए ये शॉक का माहौल था। एक तीसरा कार्यकाल आया जब हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, और तब हमें लगा कि शेर का टक्कर शेर से हुआ, या शेर का साथ शेर को मिला है। क्योंकि एक बहुत ही कर्मठ, एक बहुत ही ग्राउंडेड नेता एकनाथ शिंदे जी हैं। मेरा उनसे संपर्क भी रहा है, संबंध भी रहा है, और वो एक कार्यकर्ता हैं जो आपको मुख्यमंत्री के स्वरूप में मिले, जो सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपकी बात समझते हैं, आपको सुनते हैं और आपकी इज्जत करते हैं और कर्म करते हैं। और इसीलिए अधिकतर समय आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी अक्सर ये बात कहते हैं कि एक शेर मराठा बाहर निकला और उसने तय किया कि महाराष्ट्र को बचाना है, विचारधारा को बचाना है और बाला साहेब के विचारों पर चलती हुई सरकार बनानी है। इसलिए ये तीनों कार्यकाल अलग थे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक नेशनल पार्टी है। जब आप की पार्टी नेशनल होती है तो आपका विजन नेशनल होता है, आपकी अलाइनमेंट होती है, और इसीलिए मेरे अपनी पर्सनल चॉइस में मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो कार्यकाल था, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक के इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र में पूरे 5 साल पूरे किए। तो इसीलिए वो बहुत ही अनोखा काल था और मैं चाहूँगी कि महाराष्ट्र फिर से वो काल देखे। लेकिन वनवास यदि आप सही मायने में मानेंगे तो वो कोविड का काल था, जब एक व्यक्ति घर बैठ के मुख्यमंत्री बन के बैठा था और दूसरा व्यक्ति जो ऑपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता बनकर हर कोविड सेंटर पर बिना ये ध्यान रखे कि मुझे कोविड हो जाएगा, 3 बार देवेंद्र फडणवीस जी को कोविड हुआ, लेकिन वो फिर भी हर कोविड सेंटर गए। मैं महिला हूँ, हमने ऐसा समय भी कोविड का देखा है जब डॉक्टर्स ने और वहाँ के लोगों ने वजाइना का जांच कर लिया नेज़ल जांच करने के बदले। इतने सारे हादसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे महाराष्ट्र में। कोविड के दौरान ऐसे हादसे महिलाओं के साथ हुए, लेकिन फिर भी ऐसे समय में एक व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं रुका वो देवेंद्र फडणवीस थे, और इसीलिए मैं इसे वनवास का पीरियड मानती हूँ। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि एक शेर मराठा की वजह से वनवास 14 साल का नहीं रहा, 2.5 साल में निपट गया। थैंक यू मैडम। एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूँ आप एक की पोजीशंस आपने होल्ड किए हैं और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होल्ड की है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें अपडेट्स हो रहे हैं वो आपको आप अपडेट रहते हैं इन सब से चीज़ों से। 3-4 महीने पहले मैंने यहाँ पे इनोवेटर्स मीट करके होस्ट किया था जिसमें देवेंद्र जी आए थे, और यहाँ के नागपुर के अलग अलग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स इनोवेटर्स उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और देवेंद्र जी का भाषण मैंने सुना वहाँ पे, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल था, क्योंकि
जो चीज़ें शायद हम जैसे भी एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता होगी, वो कुछ चीज़ें मैं एक पॉलिटिशियन से जिनको हज़ारों सब्जेक्ट से डील करना पड़ता है रोज़, उनसे हमने सुनी। वो तो सुनने के लिए बहुत अच्छी है और उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन आने वाला कार्यकाल मैं कार्यकर्ता के रूप में नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक स्टार्टअप के रूप में आने वाला कार्यकाल जो पिछले कार्यकाल के मुकाबले एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होने का वो एक 50-50 रहता है उनके मन में, जॉब करूँ या ये करूँ। अभी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वैसी रही, बहुत पॉजिटिव रही, तो शायद जो जॉब मांगने वाले हैं वो जॉब देने वाले बन सकते हैं। सो नेक्स्ट कार्यकाल स्टार्टअप के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आने वाला 10 साल भारत इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। और ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत, ये जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देखा है, भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। और इसमें सिंह का वाटा जिसे कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहेगा तो वो एसएमई सेक्टर का रहेगा, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, विच मीन्स स्टार्टअप्स एंड स्टार्टेड अप्स, जिन्होंने स्केल करने की थोड़ी कोशिश की है, जो स्टार्टअप हो गए और उसके बाद उन्होंने स्केल अप किया है, प्लस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, क्योंकि आपका चाहे कोई सेक्टर हो, कोई सेगमेंट हो, इसका बैकबोन टेक्नोलॉजी रहने वाला है। बहुत जल्द हम टेक्नोलॉजी को हर फील्ड में देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग एंजाइम प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी। आप बहुत जल्द एक ऐसा समय देखेंगे जब आप अपने टिश्यू कल्चर से टिश्यूज़ को ग्रो कर पाएंगे। एक टिश्यू को आप किडनी बना पाएंगे, एक टिश्यू को आप लंग बना पाएंगे। और मे बी ऐसा समय देखें एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के बदौलत जब आप किडनी को 3D प्रिंट कर पाएँ। सो जब हम ये सपने देखेंगे तब जाके हम इसको हकीकत में बना सकते हैं। और ये समय सपने देखने का है। और ये जो आग है ना, ये आप भारत के टियर 2 सिटी में जाके देखिए, टियर 3 सिटी में जाके देखिए, वहाँ के बच्चों के अंदर ये भूख है, ये आग है, और वहाँ मार्केट है, ज़रूरत है। जहाँ पर देयर इज़ अ नेसेसिटी, वहाँ पे इन्वेंशन पहुँचता है, इनोवेशन पहुँचता है। मैं आईआईटी कानपुर में अक्सर याद करती हूँ कि एक लड़के को मैंने उसका स्टार्टअप देखा था। वो आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है, उसकी माँ बर्तन धोती थी और उसकी माँ को अचानक से ये समझ में आया कि भाई बर्तन अगर मैं किसी के घर धोने जाती हूँ तो मुझे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन यदि मैं शादी ब्याह में धोती हूँ तो मुझे एक साथ ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद मुझे 2-3 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है। तो उसने शादी ब्याह में बर्तन धोने का काम शुरू किया। अब वो शादी ब्याह में अकेले जब वो महिला बर्तन धोती थी, इतने बर्तन होते थे कि इस बच्चे ने अपनी बढ़ती उम्र में अपने माँ के हाथ देखे, उसका काम देखा, और उसने ये सोचा कि जब डिश वॉशर हो सकता है तो इंडस्ट्रियल डिश वॉशर क्यों नहीं हो सकता है। तो वो हमें पिच करने आया था कि इंडस्ट्री लेवल लार्ज डिश वॉशर्स फॉर शादी ब्याह। अब आप ये देखिए कितना इंडियन रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए ये जो जब आप ये चीज़ समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तब आप ऐसे इन्वेंशंस कर सकते हैं। और इसीलिए आगे आने वाले 10 साल भारत के हैं और भारत के एंटरप्रेन्योर्स के हैं। इसीलिए भारत की सरकार हर वो योजना ला रही है ताकि आपको सपोर्ट हो सके। आप यदि एसएमई हैं तो आपके पास हज़ारों योजनाएं हैं जो आपको आपके क्षेत्र में आपके एम्प्लॉयज़ के लिए सपोर्ट देगा। ये चाहे टैक्स वेवल हो, चाहे आपके पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ा एक योजना हो। अगर आप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इनक्यूबेटर से लेकर एक्सेलरेटर तक आज सरकार के पास है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आज सरकार हैकाथॉन करती है,
जो लाइव प्रॉब्लम्स आपको बताता है, ताकि आप स्टूडेंट लेवल पर ही एक ऐसे आइडिया पर सोच सको जो एक लाइव प्रॉब्लम है। और यदि आपने उस समय उस लाइव प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया, तो जब तक आप पढ़ाई ख़त्म करोगे, जब तक आप इंजीनियर बनोगे, जब तक आप MBA करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तब तक उस प्रोडक्ट का सल्यूशन को आप स्केल करने के लिए एक पायलट के साथ तैयार हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स भी, वेदर इट इज़ फंड ऑफ फंड्स या सिडबी हो, नबार्ड हो, चाहे एग्रीटेक हो, चाहे इंडियन फंडर्स हो, VC कैपिटलिस्ट हो, ये आज आपको उपलब्ध है भारत देश में। सिर्फ ज़रूरत एक ऐसे व्यक्ति की है जो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए सपना देखे और उस सपने को, उस आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने की तैयारी करे, मेहनत करे और अपने सपने को यथार्थ में लाने के लिए उसके अंदर वो दम हो और पेट में वो आग हो। धन्यवाद मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इसके बाद भी आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वैसे आपसे पहले भी बहुत पुराना हमारा रिश्ता रहा है। मैं जानता हूँ कि 2018 में अब हमने स्टार्टअप फेस्ट होस्ट किया था, तब आप हमारे मेंटर थी। तो वो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में मेरा पहला कदम था। आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। आज हम इतने अच्छे बड़े ऑफिस में बैठे हैं तो सपने से यही होता है जी। और यदि आग हो तो आप जल्दी जाओगे, जैसे रॉकेट में आप जब आग लगाते हो तो फटाफट ऊपर जाता है, वैसे ही हमारा काम एज मेंटर, एज एडवाइज़र आग लगाना होता है। हम चिंगारी छोड़ के जाते हैं, बाकी तो काम आप। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।